हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से प्रम क्लासेस चैनल के इस मंच पर, आपके अपने चैनल पर, आपके अपने प्रिय साथी के साथ कुछ समय टू वे कम्युनिकेशन के लिए वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है और नंदन है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वैसे तो अनुसंधान का एक टॉपिक है, लेकिन अभी आप मानसून का वेट कर रहे हैं, शायद मानसून का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मानसून की कुछ फुहारें आप महसूस कर चुके होंगे और उनका आनंद भी उठा चुके होंगे। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि यह आज का जो टॉपिक है अनुसंधान का, वह मानसून पर कैसे आधारित हो गया। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आज का जो वर्ड है, एक शब्द है, वह सार्वभौमिक है। उसे आप डेटा कह दें, आप उसे सूचना कह दें, आप उसे आंकड़ा कह दें, कुछ भी कह दें, हर किसी से वह कोरिलेट है। दोस्तों, आज हम जो जानने वाले हैं वह डेटा का अर्थ, परिभाषा, वर्गीकरण, एनालाइज, प्रकार, उद्देश्य। तो एक अच्छे डेटा वर्गीकरण की विशेषताएं भी आज के इस लेक्चर में या क्लास में आप जानेंगे। दोस्तों, हम आज फिर बात कर लेते हैं, एक बार दोहरा देता हूं कि मैंने मानसून का नाम लिया आज के टॉपिक को समझाने के लिए। मानसून का क्यों लिया नाम मैंने? क्योंकि हर किसी को इसका इंतजार रहता है, लेकिन हम बातों में कुछ आंकड़ों की बात आपस में करते हैं, एक दूसरे से करते हैं। यार, अब क्या अर्थ, मानसून अच्छा नहीं आया, पिछले अर्थ बहुत अच्छा था। दूसरा कहता है, यार मानसून जो है ना, हर साल अपनी गति बदलता है। तीसरा कहता है, यार ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब खाली गर्मी और सर्दी रहेगी, बारिश के तो दर्शन ही मुश्किल हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो जानकारियां है ना, आप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वह डेटा नहीं तो क्या है? यह डेटा माना कि वर्गीकृत नहीं है, असंरचित है, लेकिन है तो डेटा ही, चाहे वो रो डेटा ही हो। दोस्तों, जब कोई अनुसंधान करता साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़े, जानकारियां या सूचनाएं जुटाता है, उसे डेटा कहते हैं। और वो रॉ मटेरियल होता है, उसे वह लिखता है, अनुसंधान के योग्य बनाता है, तब जाकर वह पक्का डेटा बनता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा बनता है। दोस्तों, मानसून से इसका संबंध हुआ कि नहीं, कोरिलेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि डेटा आखिर है क्या। हम आजकल आंकड़ा, सूचना ये काम में नहीं लेते हैं, हम डेटा काम में लेते हैं, लेकिन हम इसका अपभ्रंश रूप भी काम में लेते हैं। डाटा नहीं होता है। डाटा और डेटा में फर्क है दोस्तों, रात दिन का नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। डाटा होता है डाट लगा देना, किसी को रोकना। डेटा क्या होता है? आंकड़ा, जानकारी, सूचना। रात दिन का फर्क हुआ ना? तो दोस्तों, आज आपने जाना है अभी की क्लास में कि डेटा और डाटा में क्या फर्क है। तो डेटा किसको कहते हैं, हम जान लेते हैं। डेटा है एकत्रित सूचना, आंकड़ा और जानकारी, इसे हम डेटा कहते हैं। यह डेटा कच्चा भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है और परिष्कृत स्वरूप भी हो सकता है। दोस्तों, डेटा को अधिक विस्तार से जानने के लिए हम कुछ परिभाषाओं की ओर रुख कर लेते हैं।
और परिभाषाएं कोई छोटी मोटी परिभाषाएं नहीं है, बड़े बड़े समाज शास्त्रियों के, बड़े बड़े अनुसंधान विशेषज्ञों की है। तो दोस्तों पहला हम जान लेते हैं बेपर्सन के अनुसार डेटा क्या है। डेटा आर द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन और any other type of matter which is important for research and can be classified, that is data। यदि हम किम्बरले के वर्ड में देखें, किम्बरले के शब्दों में उनकी राय के अनुसार डेटा इज द group of such information that can be divided according to researcher। Clear? Now we can say that data is such an information that can be used by the researcher according to their objective purpose and can be classified according to the purpose of research, that is data। फ्रेंड्स, आज के युग में ये जो दूसरा वर्ड है वह भी प्रचलित है, डेटा साइंस। डेटा साइंस से बड़े बड़े कोर्सेज करवाए जाते हैं, पाठ्यक्रम संचालित किए गए। डेटा साइंस क्यों कहा जाता है? डेटा का जो काम है एकत्र करने का, डेटा का जो काम है कलेक्ट करने का, वह साइंस का ही एक भाग है। जितने भी हम काम में लेते हैं टूल्स डेटा इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, वो सारे साइंटिफिक हैं। तो दोस्तों हुआ ना डेटा साइंस, रटने का नहीं है। मैं वापस कहता हूं दोस्तों, रटने की बजाय यदि आपको कुछ काम करना है तो एक काम करना, ध्यान से परम क्लासेज के हर वीडियो के हर वर्ड को सुन लें बस। यदि आप सफल ना हो तो कहना। दोस्तों मैं कंडीशनल कह रहा हूं आपको कि यदि आप हर रोज परम क्लासेज चैनल से 2 वे संवाद करें, द्विपक्षीय संवाद करें, दोस्तों सफलता आपके कदम चूमेगी, ये तय है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि डेटा तो हमने जान लिया, लेकिन डेटा की प्रकार क्या है। हमने डेटा का अर्थ जाना, हमने डेटा की परिभाषा जानी, अब हम जाना कि डेटा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो डेटा का प्रकार बहुत से हैं, लेकिन दोस्तों डेटा के जब प्रकार की बात की जाती है तो 2 मुख्य रूप के हैं। डेटा कौन कौन से हो सकते हैं, आपके अनुमान से भी कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, गुण, मतलब गुणात्मक डेटा है, गुणात्मक आंकड़े, गुणात्मक सूचनाएं या गुणात्मक जानकारी, ये है क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक डेटा। तो हम गुणात्मक डेटा को देख लेते हैं। यह सांकेतिक भी हो सकता है, क्रमागत भी हो सकता है। क्वालिटी गुण को बताता है, लंबाई, आयु, ऊंचाई, चौड़ाई, ईमानदारी, बेईमानी, वफादारी। दोस्तों वे आंकड़े, वे जानकारियां, वे सूचनाएं जिनको हम माप नहीं सकते, जिनका मापन असंभव नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों क्या किसी ने कभी किसी की ईमानदारी का मूल्य चुकाया है? क्या किसी ने मां के प्यार की और मां की ममता का मूल्य चुकाया है? क्या किसी ने पापा के
स्नेह का मूल्य आज तक चुका पाया है? दोस्तों, एक बात कही जाती है कि यदि हम हमारे चमड़े की स्किन की शूज बनाकर भी पेरेंट्स को, माँ बाप को पहने तो भी हम उनका कर्ज उतार नहीं सकते। यह है गुणात्मक डेटा। हुआ ना गुणात्मक डेटा? एग्जाम्पल समझ में आया? गुणात्मक डेटा क्या है? कुछ तो समझ में आया, और भी समझा देते हैं। गुणात्मक डेटा का मतलब है रंग, भूल, गुण, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इनका कोई मूल्य नहीं है, इनका मापन है। हम सेब को तो माप सकते हैं, लेकिन उसके टेस्ट को नहीं। हम शुगर को माप सकते हैं, लेकिन उसके टेस्ट को नहीं। कितनी भी कोशिश कर लें, जो गुण है उनका मापन कभी नहीं हो सकता। तो पहला टाइप कौन सा हुआ? गुणात्मक आंकड़े, गुणात्मक डेटा। गुणात्मक डेटा में भी कई डेटा हैं। पहला है सांकेतिक, जो संकेत दर्शाता है। संकेतों की भी कोई मूल्य नहीं है, मापन नहीं है। एक का मतलब ईश्वर एक है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, 5 इंद्रिय है। क्या इनका मापन है? एक धरती, एक सत्य, एक सूर्य, एक चंद्र, एक ईश्वर, 3 देव। क्या इनकी गणना कर सकते हैं आप? हम केवल संकेतों में समझा सकते हैं, जैसे रंग, जैसे गुण। देव दानों पर भारी पड़ते हैं, गुण माना। रंग, लक्ष्मी अलक्ष्मी से सुंदर और गौर वर्ण है। रंग हुआ कि नहीं हुआ? सांकेतिक हुआ कि नहीं हुआ? यह वह सांकेतिक। दूसरा है आपका क्रमागत, क्रम से छोटा बड़ा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राम के अनुज थे। क्रम है ना, राम से छोटा कौन, फिर उससे छोटा कौन, फिर उससे छोटा। ये आंकड़े हैं जो हमें मिलते हैं। कहां से? या तो प्राथमिक स्रोत से या द्वितीयक स्रोत से। प्राथमिक स्रोत वो है जो पब्लिश हो चुका है, जैसे रामायण। हमें रामायण से मिलता है कि राम के छोटे भाइयों के क्या नाम थे, दशरथ की 3 बीवियों के क्या नाम थे, यहां तक कि रावण के कितने मुख थे, रावण की कितनी रानियां थी, कितने पुत्र थे। महाभारत में कृष्ण किस ओर से लड़े, यह क्रम है। क्रमानुगत होता है। बच्चे का विकास क्रमानुगत है। छोटा होता है बच्चा, उसके बाद बाल्यकाल में आता है, युवावस्था में आता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है। तो ये क्या है? क्रमानुगत विकास है। आंकड़े, उसमें क्या बदलाव आया, यह जानकारी है, यह सूचना है और आंकड़े हैं, तथ्य हैं। ये दोस्तों हुआ आपका प्रकार कौन से? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव तो हमने जान लिया, जिसमें क्वालिटी हो, कुछ गुण हो, कुछ अच्छाई हो तो कुछ बुराई भी हो सकती है, लेकिन क्वालिटी तो है। दोस्तों, सभी लोग अच्छे हो जाएंगे, फिर बुरे का क्या महत्व होगा? तो दोस्तों, कुछ बुरे और कुछ अच्छे, ये डेटा है। मानसून अच्छा आया इस बार, ये डेटा है। मानसून के अंदर लोग खुशियां मनाते हैं, ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटी।
गुण, खुशियों की कोई मूल्य नहीं होता है, खुशियों की कोई आज तक कोई मूल्य नहीं बता पाया, न उसको तोड़ पाया, न माप पाया। वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। जो ये सांकेतिक जिसको हम बोलते हैं, सांकेतिक नहीं, सांकेतिक जो है जिसे हम क्वालिटेटिव कहते हैं, सांकेतिक जिसको हम महसूस कर सकते हैं, खाली संकेत में बता सकते हैं। मानसून की खुशियां प्रस्फुटित कैसे होती है, खेत लहला जाते हैं, हर और खुशियां खुशियां महसूस होती है। यह डेटा सांकेतिक, नैसर्गिक, नेचुरल। Now friends, we know about the second type of data, that is quality नहीं, quantitative, मात्रात्मक, जिसे मात्रा या वेट को महत्व दिया जाता है। क्वालिटी नहीं, मात्रात्मक, कितनी मात्रा में हो। तो यह डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मीन्स संख्यात्मक, जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है। पूर्णांक, हम कहते हैं ना कि ये पेपर इतने पूर्णांक का है, इतने मार्क्स का है, ठीक है, पूर्णांक। लेकिन इसका उदाहरण क्या है? फोन में स्पीकर्स कितने हैं, स्पीकर्स कितने हैं, एक मोबाइल में सिम कितनी आती है, या ये फ्लैट है, इसमें कितने लोग रहते हैं, ये डिस्क्रीट है। या नंबर कितने आए स्टूडेंट्स के, ये डिस्क्रीट है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कंटिन्यूअस, भिन्नतात्मक, पूर्णांक से थोड़ा सा अलग है, इसमें पॉइंट्स में भी ले लेते हैं। 10 मल्लव प्रणाली है, उसको भी हम ले लेते हैं। उसमें हम ओड नंबर को भी ले लेते हैं। 7, 5, 11, 9, इनको भी हम इसमें ले लेते हैं। देखिए 100 बातों की एक बात है कि जो प्रकार किसी को वेट कर सकता है, वजन कर सकता है, मात्रा बता सकता है, वो क्या है? मात्रात्मक, न कि गुणात्मक है। लेकिन दोस्तों अब हम इसके अन्य प्रकार भी जान लेते हैं। डेटा का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, किन आधारों पर किया जा सकता है? दोस्तों कई प्रकार के डेटा होते हैं जिनको हम अलग अलग समूह में रखना पड़ता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? वर्गीकरण करना पड़ेगा। उनके अन्य वर्गीकरण कौन कौन से हैं? पहला है अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में क्या होगा? जिसे कहते हैं वर्णात्मक, A to Z, ऐसे ज्ञ तक। तो जिनका शब्द या जिनको हम वर्णमाला में रख सकते हैं, वर्णमाला के ढंग से हम उनको जचा सकते हैं या समूह में विभाजित कर सकते हैं, वो क्या हुआ? अल्फाबेटिक या वर्णमालात्मक डेटा। दूसरा होता है संख्यात्मक, जिसको हम 0 से 9 तक मानते हैं। वो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। जो क्लास इंटरवल है वो भी इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। दोस्तों डेटा जब हम एकत्र करते हैं, जब हम सारणीय करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो हम किस ढंग से करते हैं? या तो हम वर्णात्मक, उसमें भी कौन सा क्या करते हैं? हम अल्फाबेटिकल, वर्णमालात्मक करते हैं, या हम अल्फाबेटिकल करते हैं। नहीं तो आजकल एक नई चीज हो रही है, क्या है? न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, जाना आपने? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है वर्णात्मक प्लस संख्यात्मक का योग। क्या होता है? वर्णमालात्मक, वर्णमाला, अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिक, इन दोनों का जो जोड़ है, जो दोनों का मिक्सचर है, वो अल्फा न्यूमेरिक है। उसमें आपकी दोनों चीजें आएंगी। राम उसकी आयु, लक्ष्मण उसकी हाइट,
ये सारा उसमें आता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक चीज और है, विशेष वर्ण, स्पेशल कैरेक्टर। कौन से है? आपने कभी जब आपने ईमेल एड्रेस क्रिएट किया होगा तो पासवर्ड में आपने स्पेशल कैरेक्टर 101% काम में लिया होगा, या वहां काम में नहीं लिया। चलिए हम जब ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो @ हमेशा हम काम में लेते हैं, यह भी नहीं किया चलो आपने, लेकिन हम संकेतों की भाषा काम में जरूर लेते हैं। जैसे हमें रेट का संकेत दर्शाना तो हम @ यूज में लेते हैं। हमें डॉलर नहीं लिखना, जगह कम है तो हम क्या करेंगे, डॉलर का साइन लगा देंगे। हमें रुपए का, भारतीय मुद्रा को दिखाना है तो हम रुपए का साइन दिखा देंगे। यदि हमें किसी को मतलब उत्साहित करना है तो हम क्या करते हैं, थम्स अप करते हैं। किसी की हार का मजा लेना है तो डाउन करते हैं। ये क्या है? इमोजी। ये क्या है? विशेष वर्ण तो है। विशेष वर्ण भी डेटा कलेक्शन में काम आते हैं। कैसे, मैं बता दूं आपको। कितने लोगों ने थम्स अप किया, ये टीआरपी के जरिए पता लगाते जाता है। कितने लोगों ने इमोजी तो जानते हैं, व्हाट्सएप में काम लेते हैं। वर्ड से ज्यादा हम इमोजी काम में लेते हैं, जिसे हम स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। लेते हैं कि नहीं? हाँ लेते हैं ना, सभी लेते हैं। चाहे इंस्टा हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कोई सा हो, चाहे फेसबुक हो, कोई सी भी तरह का सोशल मीडिया हो, सब स्पेशल कैरेक्टर काम में लेते हैं। लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद आता है ध्वनि या ऑडियो। ध्वनि मत आपने सुना होगा, ऑडियो भी सुना होगा। तो ध्वनि मत क्या बोलते हैं? कई बार संसद के अंदर बिल को पारित करना होता है, ध्वनि मत से करते हैं। ध्वनि मत का क्या होता है? यस और नो बोलना है आप, हाँ ना, ये ध्वनि मत है। ध्वनि मत से बिल पास हो गया साहब, संसद में या विधानसभा में विधेयक बन जाता है, वो बिल है, ये ध्वनि मत है। उसके अलावा कौन सा हुआ? ग्राफिकल। दोस्तों आजकल का जो डेटा साइंस है, या जो साइंस है, या कंप्यूटर साइंस है, उसमें इसका बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों यदि हमें डेटा को वर्गीकरण करना है, डेटा को दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे? ग्राफिकल, पाई चार्ट, बहुत सी शेप्स हम काम में लेते हैं। हम उनको क्या, बार्स क्या है, हम सारा इनके माध्यम से डेटा को वर्गीकृत करते हैं। क्या? ग्राफिक्स। उसके बाद वीडियो क्लिपिंग, हम वीडियो क्लिपिंग दिखाते हैं, उसके माध्यम से हम ये पता करते हैं कि हमारे इतने व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमें भेजा, ये देखिए उनकी क्लिपिंग है, वो कितना पसंद करते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, वर्गीकरण। डेटा का वर्गीकरण क्या चीज होती है, वो है। अब क्या है, डेटा वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? वो तो डेटा वर्गीकरण के प्रकार थे, लेकिन अब डेटा का वर्गीकरण कैसे किया जाए? मैनुअल कर सकते हैं, अंतराल के माध्यम से। मैनुअल में 10 या 15 का अंतराल है, 15 या 20 का अंतराल है, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद है पारिभाषित, हम उनको परिभाषित कर देंगे, हम बता देंगे कि इतना अंतराल है। उसके बाद है समान अंतराल, इक्वल क्लास इंटरवल, दैट इज 10, 15, 20, that will be equal in each stage. ज्यामितीय, ज्योमेट्री, क्वांटाइल, नेचुरल, मैक्सिमाइज एंड मेजर्ड। इन्हीं ढंग से हम डेटा वर्गीकरण कर सकते हैं। उसी के अनुसार, जिसके अनुसार अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य है, उसके अनुरूप हम डेटा को वर्गीकृत करेंगे। उसके बाद बात आती है कि डेटा के उद्देश्य क्या है, क्यों डेटा का उद्देश्य काम में लिया जाए,
डेटा के उद्देश्य क्यों परिलक्षित किए जाएं, डेटा के उद्देश्य क्या है, उसको वर्गीकरण करने की क्या उद्देश्य है। हमने डेटा को परिभाषित किया, हमने अर्थ को जाना, उसके प्रकार को जाना, उसके वर्गीकरण को जाना और वर्गीकरण करने की विधियों को जाना। लेकिन दोस्तों बात आती है मेन उद्देश्य क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन किया जाए डेटा। दोस्तों पहली बात तो है डेटा का सरलीकरण। सरलीकरण क्या होता है, उसको इजी वे में लेना, इजी बना देना। पहला तो एक जगह इकट्ठी भीड़ से इकट्ठी हो जाती है डेटा की, लेकिन जब उन्हें हम क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो स्थिति साफ हो जाती है कि डेटा क्या कहना चाहता है और अनुसंधान में हम डेटा का कहां पे कौन से डेटा को उपयोग में कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। यह है डेटा का सरलीकरण का, इसलिए वर्गीकरण जरूरी है। दूसरा उपयोगिता में सुधार। दोस्तों जो पहले डेटा खाली एक जंगल था, अस्वाभाविक अनचाहे पेड़ों का, अनचाहे फसलों का एक जंगल टाइप से था, लेकिन जब उसे बागवान काट कर एकदम बराबर कर देता है तो वो क्या होता है, सुंदर उपवन बन जाता है। वैसे ही डेटा को जब हम क्लासिफाइड कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, टेबल में लेके, तालिका में लेके उनको क्लासिफाइड कर देते हैं, उनको अलग अलग समूह में, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग वर्ग में रख देते हैं, तो क्या होता है, उनकी उपादेयता, उपयोगिता निखर कर सामने आती है। यह दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है व्यक्तिगता में आसानी। कौन डेटा क्या कह रहा है, कौन सा डेटा किसके लिए है, कौन सा डेटा किसके साथ कोरिलेट हो रहा है, यह व्यक्तिगता, पर्सनल जो विशेषता है वो आसानी से सामने ला जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, विश्वसनीयता में वृद्धि। दोस्तों मैंने क्या कहा कि डेटा एक साइंस है। जो आंकड़े, जो सूचनाएं, जो जानकारियां एकत्र की जाती है वो कोई न कोई वैज्ञानिक टूल की वजह से संभव हो पाता है। दोस्तों अंधविश्वास विश्वसनीयता से कोसों परे है, लेकिन विज्ञान विश्वसनीयता की पराकाष्ठा है, क्योंकि विज्ञान कर कर देखता है, देख कर नहीं, पहले उसे प्रूव करेगा फिर मानेगा। डेटा एकत्र किया लेकिन वो अंधविश्वास नहीं करेगा, हाँ इसमें रख दो सही होगा, लेकिन साइंस क्या करता है, कोरिलेट करने की कोशिश करता है। इसके साथ कैसे कोरिलेट होगा, ये इसके साथ कैसे फिक्स करेगा ये। देखिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल बताता हूँ डेटा का। एक गांव में अंधविश्वासी लोगों की यदि आपको भीड़ देखनी है तो क्या करेंगे, नारियल लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे और गांव वालों को इकट्ठा करेंगे, बोला आपके गांव में भूत है, हम आज निकालने जा रहे हैं नारियल के माध्यम से। आप उसके ऊपर पानी डालेंगे, उनको ये पता नहीं है, क्या बोला मैंने, उनकी जानकारी में नहीं कि इसमें आपके पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया है, और उसे पानी डालेंगे और पानी के साथ क्रिया करते क्या करेगा, उसे धुआं उठेगा। लोग क्या जानेंगे, बेचारे जो अंधविश्वास में विश्वास करते हो क्या करेंगे, अरे भूत निकाल दिया, भूत निकाल दिया, और वो दंडवत हो जाएंगे। लेकिन यदि आप उस अंधविश्वास को भगाना तो क्या करेंगे, आप साइंस का सहारा लें। इतने में यदि भीड़ में से युवा आता है, उसको चपाटा लगाता है एक और बोलता है अच्छा लोगों को ठग रहा है, कितने दिन हो गए, देख मैं दिखाता हूं कहां से निकला है भूत। दोस्तों ये है डेटा, कितने लोग अंधविश्वास मानते हैं और कितने लोग विज्ञान को मानते हैं। यह है दोस्तों विश्वसनीयता। विज्ञान विश्वास को जन्म देती है और अंधविश्वास अज्ञान को। यह है दोस्तों फर्क, डेटा के वर्गीकरण क्यों किया जाता है, यह विश्वसनीयता है। यदि हमने क्लासिफिकेशन किया तो क्या होगा, लोगों को एक बार देखने में पता लग जाएगा कि नहीं ये ट्रस्टवर्दी काम हुआ है, क्योंकि इसने क्लासिफाइड किया है, अलग अलग समूह वर्ग में रखा है, कोरिलेट किया है। क्योंकि दोस्तों जब अलग अलग आप उसको क्लासिफाई करेंगे तभी तो कोरिलेट कर पाएंगे। यह है
विश्वसनीयता। उसके बाद है आकर्षकता। दोस्तों सम्मोहन सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ये कब होगी? जब हम क्लासिफाइड कर देंगे। एक बच्चा है क्लास में, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक बच्चा कोई आकर्षक होता है सभी टीचर्स का। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सारे गुण हैं, उसने हर क्षेत्र में अपने आप को बताया। सर कहते हैं कि क्रिकेट में अव्वल, बदमाशी में अव्वल, पढ़ाई में उसमें तो सबसे पहले है। उसके गुणों को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो क्या होता है? आकर्षक, मन मोह लेने वाला हो जाता है वो काम। लेकिन जब तक उसके अंदर विद्यमान थे गुण, तब तक वो आकर्षण का केंद्र नहीं था। लेकिन जैसे वो गुण बाहर आए तो क्या हुआ? आकर्षण का केंद्र बन गया। और ये वर्गीकरण हुआ ना, डेटा का क्लासिफिकेशन हुआ कि उसके अंदर कौन कौन सी जानकारियां, सूचनाएं दबी हुई थी जो हमने बाहर निकाली। उसके बाद बात आता है प्राथमिकता। हमें कौन से गुण को प्राथमिकता देनी है, हमें कौन से टॉपिक को पहले अनुसंधान में काम में लेना है, उसका हम प्राथमिकता तय कर सकते हैं। जो प्राइमरी है आवश्यकता, उसको हम तय कर सकते हैं कि हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, उन डेटा के आधार पर तय कर सकते हैं। उसके बाद आती है सांख्यिकी विश्लेषण। हम सांख्यिकी विश्लेषण, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसकी वजह से संभव है? केवल डेटा वर्गीकरण से। क्योंकि कोरिलेशन करना, कोरिलेट करना, यही सबसे बड़ी चीज है अनुसंधान में। डेटा कोरिलेट करना, डेटा इकट्ठा कर लिया, एक जगह रख दिया, इंटरव्यू ले, जानकारियां आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जब तक कोरिलेट नहीं किया सांख्यिकी विश्लेषण कतई नहीं हो सकता, न टेबुलेशन हो सकता। तो उसको विश्लेषण करने के लिए, समझाने के लिए हमें वर्गीकरण का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसके भी कई नुकसान है, हानियां हैं। क्या है दोस्तों? दोष हर किसी में है, लेकिन उपयोग ढंग से करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, ये सरल तो है, लेकिन इसके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत है। दोस्तों विशेष ज्ञान मतलब आपको सांख्यिकी का ज्ञान होना चाहिए, अनुसंधान क्या है उसकी परिभाषा का नॉलेज होना चाहिए, विज्ञान क्या है ये जानना आना चाहिए कि आपका क्या है, विज्ञान क्या है। दूसरा क्या है? विश्वसनीयता। ये दोस्तों ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि विश्वसनीय हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों हम कहते तो कुछ हैं और करते कुछ हैं। अनुसंधान हम दिखाने के लिए कर जाएंगे, लेकिन हम खुद यदि अंधविश्वास में विश्वास करते हैं तो हम कभी भी वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपना पाएंगे। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है डेटा क्लासिफिकेशन। यह किस पे निर्भर करती है? यह डेटा क्लासिफिकेशन है वो अनुसंधानकर्ता के विचारों पर, धारणाओं पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वहां पे पूर्वाग्रह हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों कहने की 100 बातों की एक बात कि हम यदि ध्यान पूर्वक, ध्यान में रखकर, हमारे उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे तो डेटा क्लासिफिकेशन आपके लिए 100% बहुउपयोगी है। अब हम जान लेते हैं कि एक प्रभावशाली डेटा वर्गीकरण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, कौन कौन सी विशेषताएं जो कि हमें इसकी ओर आकर्षित करती है। जान लिया जाए दोस्तों, वो है व्यापक बनाता है। ये डेटा का उपयोग है ना, उसको व्यापक बनाता है। पहले एक जगह पढ़ा था डेटा, उसका कोई उपयोग नहीं होता था। हमने क्या किया? उसको क्लासिफिकेशन किया, उसका कई जगह उपयोग कर सकते हैं। जैसे अकाल पड़ा, क्या कारण नहीं? मानसून नहीं आया। उस साल मानसून कितना था? अलग अलग दोनों चीजें। इस साल मानसून कितना है? हम जब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो क्या होता है? एक प्रभावी हमने डेटा का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया तो क्या होगा? व्यापकता प्रदान कर सकते हैं। हम डेटा को व्यापक उपयोगी बना सकते हैं, उसका व्यापक उपयोग कर सकते हैं। यह अनुसंधान को विश्वव्यापी या बहुउपयोगी बना सकता है, डेटा यदि वर्गीकरण सही है तो। उसके बाद बात आती है स्पष्टता में सहायक। डेटा को स्पष्ट करना। देखिए दोस्तों, डेटा तो हमारे पास आ गया, लेकिन जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम पुनः इसको पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, हम विचार करेंगे, तब उसको हम क्लासिफाइड करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ? इसकी स्पष्टता में सहायक। जो थोड़ा बहुत अस्पष्ट था तो हमने क्या किया? उसे राइट किया, हमने उसको लिखा, रीड एंड राइट किया, तो क्या हुआ?
स्पष्ट हो गया। जो भाव थी, भाषा थी, उद्देश्य था, महत्व था, भूमिका थी, वो सारी स्पष्ट हो गई। और जो कमियां थी वो दूर हो गई। यही तो होता है क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है समस्या का निरूपण करता है। उसके बाद समरूपता लाता है और बिखरे डेटा को एक क्रमबद्ध स्वरूप प्रदान करता है। समरूपता दोस्तों, पहले जब वर्गीकरण नहीं हुआ, क्लासिफाइड नहीं हुआ, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, तो क्या था? डेटा एक झुंड था, सूचनाओं का एक मायाजाल था। जो होता है ना, मकड़ी जाला बनाती है, खुद ही फंस जाती है। यही है, यदि डेटा का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? जो डेटा लेके आया वही उसमें उलझ कर रह जाएगा, उस जाल में सूचनाओं के कि क्या है ये। और जैसे ही उसने क्लासिफाई किया दोस्तों, वह जाल मधुमक्खी का शहद वाला छत्ता बन जाता है। वाकई नहीं, जो चीज आपके लिए माथा पच्ची की थी वो बाद में क्या हुई? वो आपके लिए महत्व का टॉपिक होगी, महत्व का बिंदु होगी, और आपने उसके इर्द गिर्द अपना उद्देश्य तय कर लिया। उसके बाद बात आती है लोकशीलता प्रदान करना। दोस्तों क्या होता है, हम यदि हमारे पास डेटा है तो हमारे अनुसंधान को हम लोकशील बना सकते हैं। कैसे? हम डेटा को एक जगह काम में ले रहे थे, लेकिन जब हमारे पास डेटा का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, तो हम क्या करेंगे? हमारे अनुसंधान को व्यवस्थित बना सकते हैं। हम उसमें और भी अधिक प्रभावशीलता का तालमेल बिठा सकते हैं। दोस्तों डेटा हमने आज जान तो लिया, लेकिन दोस्तों डेटा है क्या? मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं। डेटा सार रूप में आज के इस वीडियो का सार क्या है मैं बता देता हूं। डेटा क्या है? रटने का नहीं, समझने का। डेटा वह है जो मानसून की खुशी आपके चेहरे पर है, और मानसून कितना आया या आपके टिप्स पर है, ये डेटा के प्रकार है। और ये डेटा है। मानसून की खुशी जो आपके चेहरे पर है ना, क्या आप उसको माप सकते हैं? मां ने आपको जन्म दिया, क्या उसकी महत्ता को आप माप सकते हैं? बाप ने आपको प्यार लुटाया आप पर, क्या आप उसे गिन सकते हैं? उसके महत्व को लिख सकते हैं? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के जगत का भगवान है, क्या आप उसकी उपादेयता को माप सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हुआ? गुणात्मक डेटा जिसका मापन संभव नहीं है। सचिन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उसको हम गिन सकते हैं। कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, कितने रन बनाए उसने, कितने अवार्ड मिले उसे, ये तो हम जान सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, पापा ने गलती करने पर आपके चांटे लगाए, इसको आप गिन सकते हैं, लेकिन आपको उनका प्यार नहीं दिखाई देगा। वो दिखाई देगा, आप गिन सकते हैं, पर आप सबको गाते फिरेंगे मेरे को 4 चांटे मारे आज, मेरे को गुस्सा किया, लेकिन गुस्से की मात्रा क्या थी आप ये नहीं बता पाएंगे। आज तो खाना खाकर मन तृप्त हो गया, ये क्या है? गुणात्मक। लेकिन कितना खाना खाया, कितनी मिठाइयां खाई, ये क्या है? मात्रात्मक। तो दोस्तों डेटा दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन प्रभावी कौन सा है? दोनों प्रभावी है दोस्तों। बिना गुणात्मक के मात्रात्मक और मात्रात्मक के बिना गुणात्मक हो ही नहीं सकते। दोनों का सामंजस्य है, तालमेल है दोनों के अंदर। तो दोस्तों ये जो रिसर्च है, ये अनुसंधान है, ये डेटा के तालमेल का तो नाम है, को रिलेट करता है एक दूसरे को। तो दोस्तों आज हमने जाना डेटा साइंस क्या है, डेटा क्या है, डेटा के प्रकार क्या है, डेटा है क्या, डेटा का वर्गीकरण क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है, डेटा के वर्गीकरण करने की विधियां क्या है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत सरल है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो डेटा बहुत ज्यादा हार्ड भी है। आपको डेटा शब्द भी समझ में नहीं आएगा डेटा है क्या। डेटा को आप डाटा मान लेंगे। डाटा का मतलब जानते हैं क्या होता है? डाटा होता है रोकने का बिंदु या रोकने का टूल। डाटा लगा देना, डाट लगा देना। कोक होता है ना, कोक। कोक जानते हैं क्या होता है? जब साइंस लैब में हम क्या परख नली या जो होती है ना बोतल, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? लकड़ी का एक ढक्कन लगा देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? कोर्क या डाटा। डाट, डाट बोलते हैं उसको। तो रोकने का काम करते, कोई चीज गिरेगी नहीं।
तो डेटा और डाटा में रात दिन का फर्क है दोस्तों। यदि आपने प्रम क्लासेस चैनल को नहीं सुना, नहीं देखा, तो आप डेटा को डाटा ही मानते आएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपने प्रम क्लासेस चैनल से जुड़कर टू वे कम्युनिकेशन किया तो क्या होगा, आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है ना डेटा का और डाटा का, दोनों क्लियर हो जाएंगे। ये कंडीशन है, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। लेकिन करना क्या होगा, आपको बेल आइकन दबाना होगा, जो हमेशा कहता हूं, सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। मेरे महत्व की बात नहीं है, हम दोनों की महत्व की बात है। टू वे कम्युनिकेशन होगा, वहीं पे इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी दोस्तों। नेट का एग्जाम वापस होने वाला है, तैयार हो जाइए। लेकिन इसके लिए सफलता यदि आपको हासिल करनी है और आप ये चाहते हैं कि सफलता आपकी झोली में आकर गिरे, तो आपको करना क्या होगा, निरंतर प्रम क्लासेस चैनल से जुड़ा रहना होगा। और जो आप चाहते हैं जानना, वो कमेंट में लिखना होगा कि हम ये जानना चाहते हैं, इस यूनिट के बारे में जानना चाहते हैं, यूजीसी नेट की। तो देखना फिर आप कैसे सफल नहीं होते। फर्स्ट चांस के अंदर सफल नहीं हो जाए तो कहना। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।